अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी जनाब, आवाज आ रही है। लेट मी नो। आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? नहीं, मुझे आवाज तो क्लियर कर दें। आवाज आ रही है? YouTube की स्ट्रीमिंग ऑन ही नहीं हुई आज फिर से। मैंने YouTube स्ट्रीम ऑन नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे जा रहा हूँ मैं। इसके ऊपर ही हम चलेंगे। कैमरा ऑन भी नहीं किया मैंने, बिकॉज मैं कैमरे पे आता हूँ, मुझे नजर लग जाती है। तब अपने आप को नजर से बचाने के लिए मैं कैमरा भी ऑफ कर। जब कल की क्लास हुई ही नहीं तो उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ से आ सकती है? खुद बताएं। क्या IS-7 का टेस्ट मैंने शेयर कर दिया था, विद सॉल्यूशन भी मैंने शेयर कर दिया था, वो आप लोगों ने देख लिया था। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज रेशियो एनालिसिस। इसको देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। इसमें इंटरप्रिटेशन जो है वो आप सबको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती हैं, उसको देखते हैं। और इस अटेम्प्ट में देयर इज गोइंग टू बी द कंफर्म क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया, जो आपको हाल हाल में आना ही आना है। तो इसको भी देखते हैं। इसके 3 क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने वैसे अपलोड कर दिए थे, बट आई रीशेयर देम ताकि आप उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। आपको कोई किसी किस्म का इश्यू वगैरह नहीं होगा, ठीक है। रेशियो एनालिसिस है क्या? हकीकतन में आपने क्या करना है, आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करना सीखना है। उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो आपने देखनी है, कैसे होगी, किस तरह से होगी, वो बतानी है। बिकॉज आपको पता है कि हम बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम बता रहे हैं हमारे एसेट्स कितने हैं, इनकम कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है। ये सब कुछ जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पर बताना है।
अब जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। यूजर्स जो हैं वो क्या हैं, वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर जो है उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, गवर्नमेंट जो है उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, वो कुछ और चाहेगी। डेटर्स जो है उनकी अलग होगी, क्रेडिटर्स की अलग होगी, बैंक जो है उनकी अलग होंगी। तो हर बंदे की नीड, हर बंदे की वांट जो है वो डिफरेंट है। हर बंदा चाहेगा कि उसको जो रेलेवेंट डाटा है, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, वही प्रोवाइड की जाए, वही दी जाए, और उसके मुताबिक ही क्या किया जाए, वो उसको ऑब्टेन कर रहा हो। जैसे गवर्नमेंट का होगा कंसर्न के प्रॉफिट्स के ऊपर, टैक्सेस के ऊपर, इन्वेस्टर का कंसर्न होगा प्रॉफिट्स के ऊपर, रिटर्न्स के ऊपर, कितने आ रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, अर्निंग्स कितनी हो रही हैं, ये कंसर्न होगा इन्वेस्टर्स का। क्रेडिटर्स का कंसर्न होगा कि बिजनेस के ऊपर कितना लोन है, कितना हाईली गेयर्ड अप है, उसके ऊपर कंसर्न होगा। तो हर बंदे को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करनी है, वो चाहिए। दे वांट दैट इंफॉर्मेशन। अब कंपनी के लिए इज नॉट पॉसिबल कि हर बंदा आएगा, हर बंदे को उनकी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करे। जी वो कह जी हाँ जी ये क्या लिखा है, आप कहें जी मैं आपको भी बताता हूँ ये लिखा हुआ है। वो कहे इसका मतलब क्या है, आप कहें जी मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। So it is not possible for company to satisfy or to answer every person who is going to ask question from a company, like who is a stakeholder. कंपनी के लिए हर एक को जवाब देना, जवाब रखना is not possible for a company. फिर ये क्या करते हैं, देन दे हैव ओनली बेस्ट ऑप्शन कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो ही करके दे दें, बता दें कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ये चीज़ें कह रही हैं, ये बातें कह रही हैं। तो वो फिर हमने क्या करना है, वो हमने यहाँ पे सीखना है कि कैसे होती है, कैसे नहीं होती, क्या कुछ उसमें है, क्या कुछ उसमें नहीं है, वो हमने यहाँ पे देखना है। अब रेशोज में ना हमने क्या करना होता है, रेशोज में हमने कंपैरिजन करना होता है। अब एक कंपनी का या दो कंपनी का या कंपनी का ओवर पास्ट, ये हमने क्या करना होता है, वो हमने कंपैरिजन देखना होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आप कहता हूँ जी आप एक इन्वेस्टर हैं, आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, आप कंपनी में पैसा लगाने के लिए आए हैं, और मैं कहता हूँ कंपनी ने 2020 में सेल्स की हैं 1 लाख की, 2021 में सेल्स की हैं 2 लाख की, 2022 में सेल्स की हैं 4 लाख की। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपनी सही परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही, व्हाट विल बी योर आंसर? आपका आंसर क्या होगा, कंपनी सही परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही? कंपनी सही परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही? आप कहेंगे जी कंपनी तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा, कंपनी की सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रही हैं, लाख की सेल्स की, फिर 2 लाख पे चले गए, फिर 4 लाख पे चले गए, विद द पैसेज ऑफ टाइम तो कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है। आप कहेंगे इंप्रेसिव है, आप क्या कर लेंगे, आप कंपनी से इंप्रेस हो जाएंगे। बट यहाँ पे अगर थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाए, लाइक वो कहते जी कॉस्ट ऑफ सेल्स 30,000 थी, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई 1,20,000, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स है 2,60,000। अब मैं इनकी जीपी निकालता हूँ, जीपी कितना आएंगे, 70,000, 80,000, और ये कितना बनेगा 1,40,000। अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट के परस्पेक्टिव से पूछूं, अब भी आपका आंसर क्या होगा, कि आपका आंसर तब्दील होगा कि नहीं होगा अबाउट द सेल?
अभी भी आप क्या कहेंगे, कंपनी जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी बड़ा बेहतर परफॉर्म कर रही है, उसका जीपी जो है वो 70,000 से बढ़ के कहाँ तक चला गया है, 1,40,000 तक चला गया है। ये जवाब होगा आप लोगों का। अगर मैं इसको मजीद थोड़ा सा रिफाइन करके परसेंटेज में ले जाऊं, तो 2020 की जो परसेंटेज बन रही है वो होगी 70,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000। 2021 की परसेंटेज होगी 80,000 डिवाइडेड बाय 2,00,000। 2022 की परसेंटेज होगी 1,40,000 डिवाइडेड बाय 4,00,000। जरा बताएं जीपी कितनी आएगी? पहले का 70% आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरे कितना आएगा? 40% आ जाएगा। तीसरे कितना आएगा? 35% आ जाएगा। अब अगर मैं आपको परसेंटेज बताऊं, 70% था, 40% था, 35% था। अब बताओ, अब कोई फैसला तब्दील हुआ? अब फैसले में कोई तब्दीली आई? अब बताओ, with the passage of time, company is doing well or not? अब आपको लग रहा है पता कि यार वक्त गुजरने के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अगर हमें प्रॉफिट मार्जिन गिवन हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम बता सकते हैं कि यार कंपनी जो है वो सही परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गाइडेंस वगैरह गिवन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं आगे। अब हमने यही इंटरप्रिटेशन देखनी है, यही चीज हमने देखनी है क्या है और कैसी है और कितनी रह गई है, वो हमने देखना है। कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये रेशियो जो है वो हमने डिटरमिन करके देखनी है, ताकि यूजर्स की जो रेलेवेंट नॉलेज है वो क्या हो जाए, वो इसमें से बेहतर हो जाए, और वो इसमें से जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो अडॉप्ट कर पाए कि क्या है और क्या नहीं है। इसकी बात करते हैं। रेशियो एनालिसिस समझने से पहले ना, आप लोगों को रेशियोज में सबसे जो मुश्किल चीज लगती है, जो सबसे मुश्किल चीज आपको रेशियो में लगती है, दैट इज इंटरप्रिटेशन। यही है। इंटरप्रेट करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। यही लगता है कि पता नहीं क्या कहना है क्या नहीं कहना, इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाती। इस इंटरप्रिटेशन को ना जरा समझिएगा। मैं आपके सामने ना गेम समझाता हूँ मैथ से। मैथ्स अगर आपको आता है या आती है तो आपकी इंटरप्रिटेशन जो है वो बड़ी इजी है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, न्यूमरेटर में 1 मिलियन है, डिनोमिनेटर में 5 मिलियन है। कितना जवाब आएगा जरा बताइएगा? 20% आएगा। अब जरा रिलेशन डेवलप करते हैं। आपका अगर न्यूमरेटर आपका अगर न्यूमरेटर इंक्रीज हो जाए, 1 मिलियन से बढ़ के
1.2 मिलियन हो जाए, डिनोमिनेटर में कोई तब्दीली ना आए, परसेंटेज कितनी आएगी? 24%। न्यूमरेटर अगर आपका डिक्रीज, न्यूमरेटर जो है वो डिक्रीज हो जाए, 9 लाख डिवाइड बाय करें आप 5 मिलियन, क्या जवाब आएगा? 18% आएगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ डिनोमिनेटर के परस्पेक्टिव से। न्यूमरेटर आपका 1 मिलियन ही है और डिनोमिनेटर में इंक्रीज कर दूं 55 लाख पे, क्या जवाब आएगा? 18%। अगर मैं इसको डिक्रीज कर दूं, आप कितना आएगा? 22%। अब कुछ समझ आ रही है चीज? कुछ चीज समझ आई है कि रेशियो का डायरेक्ट रिलेशन है न्यूमरेटर के साथ और रेशियो का इनडायरेक्ट रिलेशन है डिनोमिनेटर के साथ। अगर कोई ऐसा फैक्टर, कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से न्यूमरेटर इंक्रीज होगा तो हमारी रेशियो भी इंक्रीज होगी। कोई ऐसा फैक्टर, कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से न्यूमरेटर डिक्रीज होगा, उससे हमारी क्या होगी? रेशियो भी डिक्रीज होगी। एंड सेम गोज विद वाइस वर्सा। ये दोनों बातें अगर आपको याद हो जाती हैं तो आप किसी भी रेशियो को इजीली क्या कर सकते हैं? इंटरप्रेट कर सकते हैं, इजीली आप उसको बता सकते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब ये बात नहीं भूलनी। आपका पास्ट पेपर का एक सवाल है एपीवेक लिमिटेड के नाम से, जिसकी मैं वीडियो अवेलेबल कर दूंगा। रेशो का वन ऑफ द मुश्किल सवाल है। वो पूरा सवाल का जवाब जो है वो इसी रिलेशन पे है। अगर आपको लग रहा है पता कि भाई कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है, कौन सी चीज डिक्रीज हो रही है, उसकी बेसिस के ऊपर आप पूरा सवाल अपना सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है रिलेशन। ये रिलेशन याद रहेगा। अगर ये रिलेशन याद रहेगा तो फिर मैं आगे बात करता हूँ लेके कैडी। अब हम चलेंगे आगे रेशियोज पे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो डिस्कस करते हैं। इंटरप्रिटेशन जो है वो हम देखेंगे। सबसे पहले आएगी जीपी रेशियो। जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। जवाब इसका परसेंटेज में आएगा। और इंटरप्रिटेशन जितना जीपी ज़्यादा होगा उतना बेहतर होगा। कंपैरिजन हमसे क्या कर रहे होंगे? इंडस्ट्री के साथ कर रहे होंगे। ये है इसका है कि जितना जीपी ज़्यादा होगा उतना ही क्या होता है? कंपनी के लिए बेहतर होता है। पेपर में इंटरप्रेट करना है, नहीं आ रहा, भूल गया, कैसे करेंगे? इंक्रीज या डिक्रीज को एक्सप्लेन करना है। आपके पास न्यूमरेटर है या आपके पास डिनोमिनेटर है, हम बना देंगे। हमारे पास सेल्स आ जाएगी, लेस करेंगे हम अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये लेस करेंगे, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आ रहा होगा। अब आपने देखना है कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से जीपी आपका इंक्रीज होगा या जिसकी वजह से आपका जीपी जो है वो डिक्रीज होगा। जैसे क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा होगा तो जीपी क्या होगा? आपका
ज़्यादा होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो जीपी जो है आपका कम होगा। तो आपने जब भी इंटरप्रेट करना है, आपको पता है यार ये है, इस तरह से आपका जीपी आ रहा होता है। वो तमाम एलिमेंट जिसके से जीपी इंक्रीज होगा उससे आपकी रेशो बेहतर होगी, वो तमाम एलिमेंट जिससे जीपी डिक्रीज होगा उससे आपकी रेशोज जो है वो डिक्रीज हो रही होंगी। क्लियर है ये? आजाम बोलिए जरा। तो ये बात थी हमारी जीपी रेशो की, ये क्लियर है? अब अगर आपको जीपी रेशो की समझ आ गई है तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज जो है वो आपकी बड़ी आसान है। अगर पता है जीपी रेशो कैसे निकलेगी, कौन कौन सा फैक्टर्स हैं जो न्यूमरेटर को चेंज कर रहे हैं। अगर न्यूमरेटर में जीपी है और आपको पता है कि इस फैक्टर से जीपी आपका इंक्रीज होगा, इस फैक्टर से जीपी आपका डिक्रीज होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर आप इंटरप्रिटेशन जो है वो कर सकते हैं कि ये इसकी इंटरप्रिटेशन है, ये बातें जो है वो उसने क्या की हुई हैं, हमें बताई हुई है। गॉट इट? अब आगे हम चलते हैं। आगे रेशो होगी हमारे जो दैट विल बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर इसका ही परसेंटेज में होगा, जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारे लिए क्या होगा, बेहतर होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है कि जब हमारे पास जीपी आ जाता है, जीपी में से जितनी भी हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, मतलब मैनेजमेंट कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वगैरह, ये हम लेस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। मीन्स इसमें फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट और टैक्सेस वगैरह ये लेस नहीं होंगे। इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह हैं हम वो क्या करेंगे, लेस करवाएंगे, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर हम नेट सेल्स पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेशो आ जाएगी। अब जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा होगा उतना ही कंपनी के लिए बेहतर होगा, जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होगा उतना ही कंपनी के लिए क्या होगा, नुकसानदेह होगा। अब सवाल है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कौन कौन सी चीजें जो है वो इम्पैक्ट कर रही होती है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर रही होती हैं, जो कम कर सकती हैं, जो ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रेंट बढ़ रहा है, आपके एक्सपेंसेस कम ज़्यादा हो जाएंगे, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, प्रॉफिट जो है आपका कम हो जाएगा। अगर आपके चार्जेस बढ़ रहे हैं, सैलरीज बढ़ रही हैं, वेजेस वगैरह बढ़ रही है,
डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो रही है, इनसे आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होते जाएंगे। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होंगे तो रेशो भी जो है वो डिक्रीज हो रही होगी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ज़्यादा होना कंपनी के लिए बेहतर होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कम होना जो है वो कंपनी के लिए नुकसानदेह होता है। उसके बाद आएगी आपके पास एक्सपेंसेस रेशियो। एक्सपेंसेस रेशियो में किसी भी एक्सपेंस रेशियो को कैलकुलेट करवा सकता है। रिमेंबर इसके लिए आपने याद रखना है कि एक्सपेंसेस जितने कम होंगे उतने ही कंपनी के लिए बेहतर होते हैं। वो एडमिन एक्सपेंस रेशियो मालूम करवा ले कितनी है, वो सेलिंग एक्सपेंस रेशियो डिटरमिन करवा ले कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की रेशियो डिटरमिन करवा ले कितनी है। आपने बस वो एक्सपेंस पकड़ना है, उसको नेट सेल पे डिवाइड करना है और आपकी रेलेवेंट रेशियो है वो आ जाएगी कि इतनी रेशियो बनती है आपकी। अब एक्सपेंसेस ज़्यादा होना कंपनी के लिए अच्छा होता है, एक्सपेंसेस कम होना कंपनी के लिए अच्छा होता है। एक्सपेंसेस ज़्यादा होना कंपनी के लिए अच्छा होता है, एक्सपेंसेस का कम होना कंपनी के लिए अच्छा होता है। जितने एक्सपेंसेस कम होंगे उतना बेहतर होगा। सो एक्सपेंसेस रेशियो में जितनी ये रेशियो लोअर होगी, जितनी रेशियो कम होगी, उतना ही क्या होगा कंपनी के लिए बेहतर होगा। तो ये चीज जो है आपने अपने माइंड में रखनी है कि लोअर द एक्सपेंसेस बेटर विल बी फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए उतना ही क्या होगा बेहतर होगा। हायर द एक्सपेंसेस देन इट विल नॉट बेटर फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए वो चीज अच्छी नहीं होगी। तो ये है सिंपल सी बात कि प्रॉफिट्स ज्यादा हो बेहतर होता है, एक्सपेंसेस कम हो तो वो क्या होता है कंपनी के लिए बेहतर होता है। अगली रेशो जो है हमारे पास दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो। इसे हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना सीखना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। के टैक्स के बाद कितना प्रॉफिट आ रहा है वो डिवाइड करेंगे नेट सेल से। इसका जवाब जो है वो भी किस में आएगा, परसेंटेजेस में आ रहा होगा। इंटरप्रिटेशन करेंगे, जितनी हायर होगी उतनी ही बेहतर होगी। और कंपैरिजन हम इसका हम किससे कर रहे होंगे, हम यहाँ तो इंडस्ट्री से कर रहे होंगे या पास्ट ईयर से कर रहे होंगे। मतलब आपका भी कोई इंडस्ट्री है, मेरी भी कोई इंडस्ट्री है, तो देख रहा होगा कि भाई कंपनी ए कितना कमा रही, कंपनी बी कितना कमा रही, दोनों सेम कंपनी है, सेम प्रोडक्ट्स पर डील कर रही है, तो इनका कंपैरिजन या तो हम इस तरह से कर रहे होंगे या हम इनका कंपैरिजन कर रहे होंगे अपने पास्ट परफॉर्मेंसेस से कि हमारा माजी में कितना क्या था, उसके बेसिस के ऊपर हम इसका कंपैरिजन कर रहे होंगे। तो हायर नेट प्रॉफिट देन बेटर विल बी द कंपनी। इज दैट क्लियर? अब जब इंटरप्रिटेशन करनी है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पता है, अब आप सोच लें कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से न्यूमरेटर कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। उसी बेसिस पे क्या कर सकते हैं, जाके आप इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो कर सकते हैं। सर नमाज का वक्फा दे दें। मैक्सिमम आई कैन गिव यू 5 मिनट्स। 5 मिनट दे सकता हूँ सिर्फ नमाज के लिए, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। 3 फर्ज पढ़ लो, आ जाओ। 6:10 पे मैं यहाँ से रिज्यूम करता हूँ। भाई 6:03 हुए, 6:10 पे रिज्यूम करता हूँ, नमाज पढ़ लें।
जी जनाब, अरे प्रोटीन रेशो की स्लाइड दिखा दें टेक्स्ट की क्लास से पहले, हाफ और में रिवाइज करना है शेयर, लेकिन देख लीजिएगा। उसके बाद है हमारी रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इनके बारे में हम बात करते हैं, क्या होती हैं क्या नहीं होती। रिटर्न ऑन एसेट्स का मतलब है कि आपने जो कंपनी में एसेट्स डिप्लॉय किए हैं या जो आपने कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है, कंपनी उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिटर्न जो है वो आपको कमा के दे रही है, कितना रिटर्न आपको मिल रहा है, कितना आपको वो फायदा पहुंचा रही है। ये क्या है आपका, ये आपका रिटर्न ऑन एसेट्स कहला रहा होता है। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट की है 100 रुपए की कंपनी में, 100 रुपए के एसेट्स ला के खड़े किए हैं, उन 100 रुपए में से कितना आपको कंपनी वापस कर रही है, वो क्या कहलाएगा, आपका रिटर्न ऑन एसेट्स कहलाएगा या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। फॉर्मूला होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। अब जब एवरेज टोटल एसेट्स की बात करेंगे, तो अगर हमें ओपनिंग एसेट्स भी गिवन है, टोटल एसेट्स की बात हो रही है, अगर हमें क्लोजिंग एसेट्स भी गिवन है, तो हम ओपनिंग क्लोजिंग को जमा करेंगे, दो पर डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास एवरेज टोटल एसेट्स जो है आ जाएंगे। उस पर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रेशियो आ जाएगी। जवाब इसका परसेंटेज में होगा, जितना हायर होगा उतना ही कंपनी के लिए क्या होता है, बेहतर होता है। अगर आपने कंपनी में 100 रुपया लगाया है और कंपनी बदले में आपको 50 रुपये कमा के दे रही है, अब आपने कंपनी में 200 रुपया लगाया है, बदले में कंपनी जो है आपको 60 रुपये कमा के दे रही है, तो आपने क्या करना है, आपने इस बेसिस के ऊपर डिटरमिन करना है कि कौन सी कंपनी कितनी एफिशिएंटली चल रही है और कौन सी कंपनी कितनी एफिशिएंटली काम नहीं कर रही। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे हम एवरेज टोटल एसेट से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिटर्न ऑन एसेट्स या इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अगली रेशो हमारे पास जो होगी डेट विल बी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि हमने कितना बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड किया है, उसके ऊपर हमने देखना है कि क्या रिटर्न आ रही है। अगर हम कैपिटल अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि बिजनेस में कितना पैसा आया है। अगर आपको कैश फ्लो याद हो, कैश फ्लो में हमने दो अपने देखे थे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, एक होता है हमारा इक्विटी फाइनेंसिंग और दूसरी होती है हमारी डेट फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग और डेट फाइनेंसिंग जो है होती है। इक्विटी फाइनेंसिंग में पैसा आता है ओनर्स की तरफ से, शेयर होल्डर्स की तरफ से, वो पैसा लगाते हैं। और डेट फाइनेंसिंग में क्या होता है, हम जो लोन वगैरह होता है उसको लेकर आते हैं कि जी ये हमारा लोन है और इतना हमने लोन जो है बीच में लगाया हुआ है, तो लॉन्ग टर्म लोन आते हैं। तो टोटल जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड किया होता है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी या इन द फॉर्म ऑफ डेट, वो हम क्या करते हैं यहाँ पे देख रहे होते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट और टैक्स से पहले कितना प्रॉफिट है, इसको डिवाइड कर देंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर कि हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था। आंसर परसेंटेज में आएगा, जितनी ज्यादा होगी उतना ही बेहतर होगा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि टोटल कैपिटल जो हमने इस बिजनेस में लगाया था, जिसमें ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, वो प्लस जितने भी रिजर्व्स हमारे पास होंगे वो, प्लस जितने भी लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे वो, इन सबको जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। इट मींस इट इज जस्ट लाइक दैट, टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज अगर आप लेस करवा देना, टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज अगर आप लेस करवा दें, तब भी वो क्या होता है, आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो उस पे आपने देखना है कि कितना आपको रिटर्न मिल रहा है। जितना रिटर्न ज्यादा होगा उतना ही कंपनी के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, उतना ही कंपनी के लिए बेहतर होगा। उसके अलावा इसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, कि इक्विटी पे जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उस पे कितना रिटर्न आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी पे हम लेते हैं अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। मतलब हमने देखना है कि जो ऑर्डिनरी इक्विटी है, जो ऑर्डिनरी शेयर्स है, उसके ऊपर कितना रिटर्न आ रहा है, हमने उसकी बात करनी है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, उसको डिवाइड करेंगे एवरेज इक्विटी से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा। एवरेज इक्विटी का मतलब क्या होगा, ओपनिंग शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय क्लोजिंग शेयर कैपिटल हम लेस करेंगे तो हमारे पास एवरेज इक्विटी आ जाएगी। रिमेंबर ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये कौन से होने चाहिए, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होने चाहिए। बिकॉज जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको तो जब हम डिविडेंड वगैरह पे कर रहे होते हैं तो वो हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट का पार्ट बन रहा होता है। लेकिन जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं अगर हम उसके ऊपर डिविडेंड पे कर रहे हैं तो वो डिविडेंड ही ट्रीट होता है। तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस डिविडेंड हम लेस करवा रहे होंगे वो हम इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का करवा रहे होंगे। अब चूंकि ये भी रिटर्न की बात है, जितना रिटर्न ज़्यादा होगा उतना ही कंपनी के लिए क्या होगा, बेहतर होगा। तो हम इसको इस तरह से लेके चल रहे होते हैं। उसके बाद रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, वही अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर डिवाइड करेंगे एवरेज शेयर कैपिटल के ऊपर, एवरी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के ऊपर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ जाएगा कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पे हमने इतना रिटर्न जो है वो लिया है। तो जितना ज़्यादा होगा उतना कंपनी के लिए बेहतर होगा, जितना कम होगा उतना कंपनी के लिए ये कम होगा। ये वो रेशोज हैं जो इन्वेस्टर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर जो है वो देखता है कि यार कहाँ पे कितना रिटर्न है, किस कंपनी में कितना रिटर्न है, उसकी बेसिस पे क्या कर रहा होता है, वो आपका फैसला कर रहा होता है कि अच्छा रिटर्न कमा के दे रही है या नहीं कमा के दे रही। ये चीज़ भी ख्याल रखनी है, आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद हो जाता है आपके पास टोटल एसेट टर्नओवर रेशो या सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जितने आपने बिजनेस में एसेट लगाए हैं कितने टाइम्स आप उनको सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं, या आपने बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड किया है कितने गुना वो सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, कितने टाइम्स वो सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, वो हमने यहाँ पे देखना है। तो नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इसका आंसर टाइम्स में आएगा। जितनी जल्दी में जितनी ज्यादा आप कैपिटल को सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं उतना ही क्या होगा, आपके लिए बेहतर होगा। तो ये सारी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है। अगर आप इसमें देखें ये जीपी रेशियो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, एक्सपेंस रेशियो है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो है। जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा, जितना रिटर्न ज्यादा होगा उतना ही कंपनी के लिए क्या होगा, बेहतर होगा। एक्सपेंस रेशियो जितनी कम होगी उतना ही कंपनी के लिए क्या होगा, बेहतर होगा। ये चीजें आपने याद रखनी है। फिर न्यूमरेटर्स को कौन कौन चीज इफेक्ट करती है, डिनोमिनेटर कौन कौन चीज इफेक्ट करती है, अगर आपको पता चल जाए तो आप इन रेशियोज पे क्या कर सकते हैं, सारी के सारी जो इंटरप्रिटेशन वगैरह है वो दे सकते हैं कि इसका ये मतलब है और इसका ये मतलब है। Is that clear? इसकी ले लें स्क्रीनशॉट, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, पूरी रेशो लगे मैंने बताया था कि ये है, इसकी ले लें स्क्रीनशॉट। इसकी ले लें स्क्रीनशॉट। उसके बाद है एफिशिएंसी रेशियोज या टर्न ओवर रेशियोज। इसके बारे में हमने अब क्या करनी है, इसके बारे में हमने बात करनी है। टर्न ओवर रेशियोज में हमने देखना है कि हम कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, उसकी बात करेंगे।
अब सबसे पहले आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होती है इसको हम देखते हैं। सिंपल सी बात है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि अगर हमारे स्टॉक में चीजें आती हैं, हम कितनी जल्दी के कितने गुना उनको सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको बेच देते हैं, ये हमारी क्या कहलाती है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कहलाती है। जितने ज़्यादा आप सेल्स में कन्वर्ट करेंगे उतना ही क्या होगा आपके लिए बेनिफिट होगा, जितनी कम सेल्स में कन्वर्ट करेंगे उतना ही क्या होगा आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा। अब फॉर्मूला होगा जितनी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसको डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेंट्री के ऊपर, जवाब आपका आएगा टाइम्स में, हायर द बेटर। कंपैरिजन आप इंडस्ट्री से भी कर सकते हैं, अपना भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लेके चल रहे होते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर डेज। इसमें हम होल्डिंग पीरियड देखते हैं कि हमारा होल्डिंग पीरियड क्या है, उसके तहत हम क्या कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। अब देखिए जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है जो ऊपर आपको गिवन है, इसका जवाब टाइम्स में आएगा। इसका मतलब है इतने गुना जो स्टॉक है वो सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स। जितना ये ज्यादा होगा उतना ही कंपनी के लिए बेहतर होगा। इट मीन्स स्टॉक बना रहे हैं, धड़ाधड़ क्या हो रही है, सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, ये है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। लेकिन इन्वेंट्री टर्नओवर डेज का मतलब क्या है, इसको एवरेज होल्डिंग पीरियड कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर जब आप एक चीज बना लेते हैं या खरीद लेते हैं, उसको स्टॉक से सेल्स में कन्वर्ट करने में कितने दिन लगते हैं, ये आपके इन्वेंट्री टर्नओवर डेज होते हैं। रिमेंबर, जितने दिन कम होंगे उतना ही आपके लिए ज्यादा होगा, जितने दिन ज्यादा होंगे उतना ही आपके लिए बेहतर नहीं होगा। इट्स मीन दैट कि आपके पास इन्वेंट्री आई है, आप उसको कितनी जल्दी सेल कर रहे हैं, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, ये इसके बारे में हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अगर स्टॉक जो है आता है और आप उसको नहीं जल्दी कन्वर्ट कर पा रहे, नहीं सेल्स कर पा रहे, तो आपका नुकसान होगा। नंबर 1, इन्वेंट्री जो है वो ऑब्सोलीट हो सकती है। नंबर 2, उसकी होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। नंबर 3, आप अपना पोटेंशियल कस्टमर लूज कर रहे हैं। नंबर 4, प्राइस के साथ साथ आप अपनी इन्वेंट्री को होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो कुछ नुकसान होते हैं अगर आप लंबे पीरियड तक अपनी इन्वेंट्री को अपने पास होल्ड रखते हैं। एंड रिमेंबर, याद रखिएगा कि अगर आप इन्वेंट्री को अपने पास नहीं रखते, जैसे ही आती है वैसे ही बेच देती है, जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी बेच देते हैं, फिर भी आपको नुकसान होगा। क्यों? आपके पास हमेशा स्टॉक आउट खतरा रहेगा। तो इन्वेंट्री आई है, बिक गई है, इन्वेंट्री आई है, बिक गई है, तो क्या रहेगा, आपके पास हमेशा स्टॉक आउट का खतरा रहेगा कि यार स्टॉक आउट होगा तो फिर क्या होगा, फिर कस्टमर से ऑर्डर नहीं पकड़ पाएंगे, और ये दीज टाइप ऑफ थिंग्स जो है वो आपको फेस करनी पड़ेंगी। इज दैट क्लियर? इसके साथ फिर आता है डेटर टर्नओवर रेशियो और डेटर होल्डिंग पीरियड। फॉर्मूले इसके ये हैं। डेटर टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि कितने गुना, कितने टाइम्स कंपनी जो है अपने डेटर्स को कैश में कन्वर्ट कर रही है। अगर कंपनी सेल्स करती है, डेटर आती है, कितनी जल्दी वो डेटर्स को, कितने टाइम्स अपने डेटर कैश में कन्वर्ट कर रही है, जिसे हम कहते हैं ये हमारी डेटर टर्नओवर रेशियो है। जितनी ज्यादा होगी उतनी ही क्या होगी, हमारे लिए बेहतर होगी। इसका मतलब आप जल्दी जल्दी कैश कन्वर्ट कर रहे हैं, आप डेटर्स अपने इतने ज्यादा होल्ड नहीं कर रहे। और डेटर टर्नओवर डेज का मतलब क्या होता है, कितने दिनों में आपकी रिकवरी हो रही है। फॉर्मूला होगा एवरेज ट्रेड डेटर्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल। अच्छा याद रखिएगा, इसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ जो क्रेडिट सेल्स है वही आ रही होंगी, कैश सेल्स में हम नहीं जा रहे होंगे। बिकॉज हम जिसकी बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट डेटर्स। डेटर्स पे क्या होंगी, आपकी क्रेडिट सेल्स वगैरह आ रही होती हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। आप खुद बताएं, डेटर टर्नओवर पीरियड में या एवरेज कलेक्शन पीरियड में, आप खुद बताएं, आप सेल्स कर रहे हैं और आपका पैसे अगर देर से मिलना शुरू हो जाए, कस्टमर्स पेमेंट देर से कर रहे हैं, क्या ये आपके लिए बेहतर होगा? द आंसर इज नो, ये कभी भी आपके लिए बेहतर नहीं होगा, कभी भी बेहतर नहीं होगा।
तो मसला हो जाएगा, आपको बैड डेट्स फेस करना पड़ सकता है, आपको लिक्विडिटी की क्राइसिस फेस करना पड़ सकते हैं, कैश के मसले आपको फेस करना पड़ सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर आप जल्दी जल्दी ले रहे हैं, आप उधार पे नहीं सामान बेच रहे, आपके क्रेडिट टर्म्स जो है वो बहुत शॉर्ट है, तो आप पोटेंशियल कस्टमर जो है वो लूज कर सकते हैं। मार्केट में ट्रस्ट का एलिमेंट लूज कर सकते हैं कि यार ये लोग ऐसे हैं जो उधार नहीं देते, ये बड़ा शक की बुनियाद पे काम करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इसकी इंटरप्रिटेशन जो है उसमें आ रही होती है। और तीसरा हमारे पास आता है क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, इसको हम देखते हैं। और क्रेडिट टर्नओवर एवरेज कलेक्शन, उसको हम देख रहे होते हैं। अब जहाँ पे बात आ गई है क्रेडिटर्स की, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे देख रहे होते हैं कि कितने गुना, कितने टाइप्स जो परचेजेस हैं उनको हमने कैश में पे करनी है, कितने टाइम्स हम पेमेंट कर रहे हैं, उधार पे सामान लेके आ रहे हैं कितने टाइम्स पे कर रहे हैं, इसको हमने देखना है। जितना लोअर होगा उतना ही क्या होगा, ये बेहतर होगा। और दूसरा एवरेज कलेक्शन पीरियड है, जिसे क्रेडिट टर्नओवर डेज कहते हैं। फॉर्मूला जी एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेजेस। इसमें भी आपके परचेजेस हैं जो क्रेडिट ही आएंगी। रिमेंबर इसका जो टाइम है वो हायर इज बेटर है, जितने दिन ज्यादा लेंगे उतना ही कंपनी के लिए क्या होगा, बेहतर होगा। जरा खुद सोचें, अगर आपने उधार पे सामान ले रहे हैं और जल्दी जल्दी पे कर रहे हैं, आप इतना टाइम नहीं लगा रहे, तो इससे कंसिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कैश में समय बैलेंस रहेगा, आप ओवर स्पेंडिंग कर सकते हैं। इसमें जो मसले मसाइल जो है वो आप फेस कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है ये आपने क्या रखनी है, आपने अपने माइंड में रखनी है, इनको आपने देखना है। तो यहाँ पे हमें चलता पता कि हमारी एफिशिएंसी कैसी है और कैसी नहीं है। अब इसी से हमारा जनरेट होता है, ये हमारा कहलाता है बिजनेस साइकिल या कैश ऑपरेटिंग साइकिल। कैश ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है वो हमने देखना होता है। अब कैश ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है कि उधार पे सामान लेके उसको इन्वेंट्री में ला के उसको बेच के कैश कलेक्ट करके पेमेंट करने तक कितना हमें लगता है, कैश कितने दिनों में हमें कैश की रिकवरी हो रही होती है, ये हमारा जो है वो कैश साइकिल कहला रहा होता है। मीन्स इसमें हम देखते हैं कि अगर हमने स्टॉक को कितने दिनों में सेल्स कर रहे हैं वो लेते हैं, डेटर से कितने दिनों में पैसा आ रहा है वो लेते हैं, कितने दिनों में हम पेमेंट करते हैं, तो हमारे पास नेट डेज आ जाते हैं। ये है वो नेट डेज के इतने दिनों में हमारे बिजनेस का एक साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। हम एक यूनिट इन्वेंट्री का बेच के उससे रिकवरी करवा के उसकी क्रेडिटर में पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें एक यूनिट के लिए इतने दिन जो हैं वो लग रहे हैं। रिमेंबर ये आपके इंडस्ट्री प्रैक्टिस के मुताबिक होना चाहिए या बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन पिछले सालों की निस्बत आपका ये पीरियड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका पीरियड ज़्यादा होगा देन इट विल बी नॉट बेनिफिशियल फॉर यू, इट विल बी अ लॉस फॉर यू कि अब आपके डेज बढ़ते जा रहे हैं, अब आप शेड्यूली काम नहीं कर रहे, आपके कलेक्शन पीरियड में मसले मसाइल आ रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं होता। तो बेटर लोअर जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप जल्दी जल्दी अपना साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी परचेजेस कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आप सेल्स कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कैश कन्वर्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी आप पेमेंट कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं इसमें आप इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। ये था आपका बिजनेस साइकिल या कैश साइकिल कहला रहा होता है। ये तमाम रेशो आपकी टर्नओवर रेशो से जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। उसके बाद लिक्विडिटी रेशियोज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेशो है, ये भी पेपर में आती हैं और अक्सर ही पेपर में उसने गिवन की होती हैं कि व्हाट आर लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज जो है वो किसको कह रहे होते हैं, उसके बारे में हमने क्या करनी है, बात करनी है। इसमें हमने दो रेशियोज देखनी है, एक है वर्किंग कैपिटल रेशियो, जिसमें से हम क्या ले रहे होते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसका मतलब है कि कितने गुना हमारे पास एसेट्स जो है वो पड़े हुए हैं, सरप्लस में है कि डेफिसिट में है, वो हम देख रहे होते हैं। जितना ज्यादा होगा करंट एसेट्स उतना ही हमारे लिए क्या होगा, बेहतर होगा। अगर आपके एसेट्स ज्यादा हैं लायबिलिटीज कम है, इसका मतलब यू आर ऑपरेटिंग इन सरप्लस। अगर आपके एसेट्स कम है लायबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब यू हैव बीन ऑपरेटिंग इन डेफिसिट। ये चीजें जो है वो आपने याद रखनी है। उसके बाद आपके पास आएगा करंट रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है,
करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये जितने भी आपके करंट एसेट्स होंगे उनको आपने करंट लायबिलिटीज पर डिवाइड करना है। आइडियल रेशियो जो है वो 2:1 होनी चाहिए। 2:1 का मतलब क्या है कि अगर आपकी 100 की लायबिलिटी है और आपके एसेट्स जो है वो 200 के होने चाहिए, ये है आपकी करंट रेशियो। रिमेंबर, जितने भी करंट एसेट्स हैं आप पकड़ेंगे। अब मैं जितने भी का मतलब बात कर रहा हूँ उसमें ये जो प्री पेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो प्री पेड आपने एडवांस वगैरह पे किए होते हैं वो इसमें नहीं आते। उनके अलावा जैसे कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, डेटर्स, इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक, ये चीज़ें इसमें आती हैं। जितने भी आपने ये पकड़े होंगे, जितने भी आपके पास करंट एसेट्स होंगे उनको आप डिवाइड करें करंट लायबिलिटी पे। अगर आंसर 2:1 या उससे ज्यादा है इसका मतलब आपकी करंट रेशियो अच्छी है, यू आर इन अ गुड पोजीशन टू होल्ड द कंपनी। अगर ये 2 रेशियो से कम है तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये कंपनी हमारी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, और खाली करंट एसेट्स करंट रेशियो के बेसिस के ऊपर हम इंटरप्रेट कर भी नहीं रहे होते। जब भी हमने लिक्विडिटी के बारे में इंटरप्रिटेशन करनी होती है, हम करंट रेशियो तो निकालते हैं कि ये हमारी करंट रेशियो है, हम उसके साथ अपनी क्विक रेशियो भी निकालते हैं। अब क्विक रेशियो में क्या होता है, हम देखते हैं करंट एसेट्स जितने भी टोटल हमारे करंट एसेट्स थे उसमें से स्टॉक जो है, जो इन्वेंट्री है, हम वो लेस करवा देते हैं। बिकॉज माइट भी आपके करंट एसेट्स इसलिए ज्यादा है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक बहुत ज्यादा है, आपके पास कैश कम पड़ा हुआ है, बैंक में बैलेंस कम पड़ा हुआ है, लेकिन आपका क्लोजिंग स्टॉक इतना ज्यादा पड़ा हुआ है कि आपके करंट एसेट्स बहुत ज्यादा आ गए हैं। तो इसलिए हम कभी भी उस इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलायंस नहीं करते, हम उसके ऊपर रिलाय नहीं कर रहे होते। हम क्या कहते हैं कि हमने करंट रेशियो निकाली है, हमें लग गई है पता कि जी ये हमारी करंट रेशियो है। अब हमने क्या करना है, अब हमने साथ क्विक रेशियो भी निकालनी है। उसकी बेसिस फैसला होगा कंपनी के पास कितनी उसकी लिक्विडिटी की पोजीशन क्या है, क्या वो इस काबिल है कि अपनी लिक्विडिटी को अपने लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकती है कि नहीं कर सकती। इसका फैसला हमने यहाँ पे करना होता है। अब इसका फैसला करने का असूल क्या है वो देखा जाए तो हम लेते हैं करंट एसेट्स, जितने भी हमारे टोटल करंट एसेट्स है वो, उसमें स्टॉक जो इन्वेंट्री है वो लेस करवा लेते हैं। मींस एसेट्स अदर देन इन्वेंट्री जो है वो हमने क्या लिए होते हैं, वो हमने लेस करवाए होते हैं। इसको डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटी से, इसका आंसर 1:1 आना चाहिए। 1:1 का मतलब क्या है, 1:1 का मतलब है कि हमारे पास अगर 100 रुपए की करंट लायबिलिटीज है तो उसको पे ऑफ करने के लिए हमारे पास 100 रुपए के ही करंट एसेट्स जो है वो मौजूद है। जितने एसेट्स है उतनी ही लायबिलिटीज है। अगर इसका आंसर 1:1 आ रहा है, इट मीन्स कंपनी जो है वो हमारी बेहतर है, वो इतने करंट एसेट्स रख रही है अपने करंट लायबिलिटीज को वो पे ऑफ कर सकती है। तो कभी भी करंट रेशियो के बुनियाद के ऊपर, कभी भी करंट रेशियो के बेसिस के ऊपर आप फैसला नहीं कर सकते कि जी मेरी लिक्विडिटी अच्छी है या मेरी लिक्विडिटी बुरी है। आपने हमेशा फैसला करना है करंट रेशियो के साथ क्विक रेशियो को कंपेयर करके। अगर करंट रेशियो बुरी हो, फॉर एग्जांपल करंट रेशियो आई यदि 0.5:1, जब आप क्विक रेशियो निकालते हैं तो वो होती है 1.1:1, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरी लिक्विडिटी बहुत बुरी है, आप कहेंगे करंट रेशियो जो है इट इज नॉट गुड, बट quick ratio shows that के our assets are sufficient to pay the debt, so that's why liquidity is in better position। तो इस तरह से आप क्या कर रहे होते हैं, इनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो कर रहे होते हैं। उसके बाद है गेयरिंग रेशो, उसके बाद है गेयरिंग रेशो। गियरिंग रेशियो क्या होती है, उसमें हम देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो के कितने फीसद आपका मुल्क, जो मुल्क कहने लगा था मेरे माइंड में इस वक्त IMF और पाकिस्तान की चल रही है लिक्विडिटी कि हम बैंकरप्ट होने वाले हैं। इसमें हम देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो में कितना फीसद हमारी कंपनी के ऊपर कर्जा है, वो हम देख के चल रहे होते हैं। तो इसमें सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म लॉन्स डिवाइड करते हैं इक्विटी को, मल्टीप्लाई करते हैं 100 पे, तो हमारे पास क्या आ जाता है, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो आ जाती है। आंसर इसका परसेंटेज में आएगा। इंटरप्रिटेशन अगर 100 से ऊपर हुई इसका मतलब हाईली गेयर्ड अप है, अगर 100 से कम हुई तो हम इसे क्या समझेंगे, हम इसे लो समझ रहे होंगे। ये होती है मेन किन के लिए, ये होती है बैंक्स वगैरह के लिए। अगर बैंक्स वगैरह ने आपको कर्जा देना है, वो देखते हैं कि क्या पोजीशन है, क्या आपकी पोजीशन नहीं है। अगर आपकी गियरिंग की पोजीशन बेहतर है तो वो कहते हैं ठीक है हम आपको लोन दे देंगे। अगर आपकी गियरिंग की पोजीशन बेहतर नहीं है
तो वो आपको लोन नहीं दे रहे होते। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सेकंड इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, नीचे नजर आ रहा है। इसमें इसका आंसर जो परसेंटेज में आएगा, अगर इसमें इसका आंसर 50% ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा, आपने कंपनी जो है हाईली गेयर्ड अप है। अगर सवाल साइलेंट है, आपको नहीं पता कैसे करना कैसे नहीं करना, देन यू विल प्रेफर कि आप सेकंड जो मेथड है उसके तहत क्या कर रहे हो, उसके तहत आपने इसको लेके चलना है, सॉल्व करना है। हमारा कंट्री भी हाईली गेयर्ड अप है, हमारी डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छी खासी बड़ी हो गई हुई है, 80% है, 83% है, इसलिए हमें IMF लोन नहीं दे रहा। ओ, उसके बाद इंटरेस्ट कवर रेशियो। इंटरेस्ट कवर रेशियो का मतलब है कि हमारे पास कितना सेल्स हैं, कितना हमारे पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है जो हमारे इंटरेस्ट को कवर कर सकता है। क्या हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं कि हम अपने इंटरेस्ट को कवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो चीज़ जो है हमने यहाँ पे देखनी होती है। इसका भी आंसर टाइम्स में आएगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये हमारे लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पे आपके जो रेशियोज हैं वो कंप्लीट होती हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द रेशियोज। या मैं आज से ही फरारी की स्पीड के ऊपर हूँ, ब्रेक मैंने नहीं मारी। हाँ, इसमें से अब सुने ज़रा सुने, थ्योरेटिकल चीज़ें जो हैं वो मैंने मिस कराई हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस मैंने मिस कराया हुआ है। मैं आप लोगों को एक लिंक फॉरवर्ड करूंगा, उस लिंक में मैक्सिमम 20 मिनट की वीडियोस होंगी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की और वर्टिकल एनालिसिस की, वो देख लेंगे। जो मैंने इसके 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर किए हैं, जो मैंने इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, जो शेयर किए हैं, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर आप 3 देख लेते हैं तो तीनों किस्म के प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसमें से हो जाएंगे, प्योर न्यूमेरिकल बेस्ड, प्योर इंटरप्रिटेशनल बेस्ड, और सबसे मुश्किल चीज ये है। तो मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगा, आप उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिएगा, क्लिक करके पूरा रेशो खुल जाएगा। अगर आपको किसी भी रेशो की समझ ना आ रही हो, आप डिटेल्ड में वो रेशो देख सकते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन देख सकते हैं, थ्योरेटिकल कुछ एरिया हो आप वो भी देख सकते हैं, स्पेशली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस। इज दैट क्लियर? फॉर्मूला कैसे याद करें? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताब पे फूंक मारें और याद कर लें। मैं बचपन में मेरा बहुत बड़ा ख्वाब होता था, जब मैं कार्टून वगैरह, अभी भी मेरा बचपन ही है, मेरे में कौन सा बुढ़ापा आया है, आप लोग बूढ़े बुजुर्ग हो गए। तो ना वो कार्टून वगैरह देखते थे, सोचते थे यार कितना मजा है, हम किताब को अपने नीचे रख के सोएं, सुबह उठे तमाम जो नॉलेज है वो हमारे माइंड में ट्रांसफर हो गई हो। इस तरह का या मुझे लग रहा है आपके लिए कुछ टेलीपोर्ट करना पड़ेगा चीजों को, अदरवाइज तो कोई हल नहीं है। इसके अलावा तो मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा। कल क्या करवाना है? कल इंशाल्लाह आपको सबसे मुश्किल टॉपिक कराना है, जो आप लोगों की जान का अजाब बना हुआ है, वो करवाना है मैंने। दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड ईपीएस। ईपीएस आप सबको मुश्किल लगता है ना, ईपीएस का सवाल बहुत मुश्किल है। एनपीओ की भी मैं पहले वीडियोस अवेलेबल कर दूंगा, एनपीओ की भी मैं वीडियो अवेलेबल कर दूंगा, लेकिन लाइव भी करवाऊंगा, फिक्र ना करें आप। कल आईओएस कह रहा हूँ, पता नहीं मेरा माइंड को हुआ गया है। कल IAS 1 मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी शुरू करूंगा, उसके साथ IAS जो है आपका, अल्लाह भला करे कौन सा, ईपीएस, उसकी इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगी। अब IAS 8, ईपीएस और ये जो है अपना स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, इनका भी कंबाइंड 20 नंबर तक का सवाल आता है। आपने सवाल देखा होगा पास्ट पेपर में, डैफोडिल्स के नाम से देखा हुआ है, और वो सवाल मुश्किल लगता है ना आप लोगों को।
कल बताऊंगा आपको कि मुश्किल है कि नहीं। ईपीएस विल बी योर ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक, कि आपको आई कैब में इस टॉपिक में से मार्क्स लूज नहीं होते। मैं आपको इसका लिंक शेयर करूंगा, इसमें अगर आपने कोई थ्योरी वाली चीज देखनी हो आप उसमें देख लीजिएगा, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस 3 करवाए हुए हैं उनको देख लीजिएगा, बाकी जो मस्ट टू डू क्वेश्चंस है वो कर लीजिएगा। रेशो में से आपके मार्क्स लूज नहीं होते इंशाल्लाह। कल क्लास, ओए भाई एनपीओ की जब बारी आएगी ना तब बताई, तूने उससे पहले एनपीओ का नाम लिया, तेरी मैंने एनपीओ कर देनी है। जब आईएएस 16 की बारी आएगी तब बात करनी है, उससे पहले की तो बहुत मारूंगा पकड़ के। एमसीक्यूज लास्ट डे जो है ना, लास्ट डे बिल्कुल उस लास्ट डे पे हम सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी जो स्टडी टेक्स्ट के एमसीक्यूज है ना, हम वो डिस्कस कर लेंगे, 2-3 घंटे में हो जाएंगे, फिक्र ना करें। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल विद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के साथ। आपकी ट्रेन आज बुलेट ट्रेन थी, वक्त से पहले ही आपको मंजिल पे पहुंचा दिया है। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। सर इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें लिख के? ये सिंपल सी बात है मम्मा, और किवें करने तो सॉल्व। और टैक्स टैक्स का विमान तो अपने मुकर्ररा वक्त पे उड़ेगा ना।